एयर कनाडा के विमान की ट्रक से टक्कर हुई है। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर ये मामला सामने आया है। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे, 2 लोगों की मौत, 70 लोग घायल। फायर ट्रक में सवार 5 लोग भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये विजुअल्स देखिए आपको इस आगे जो नोज है इस प्लेन की, उसके नुकसान से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। आप देखिए ये रात का या अर्ली मॉर्निंग का समय लग रहा है, जहां पर आप देखिए किस तरह से ये टक्कर हुई है। हालांकि अभी न्यूयॉर्क में देखें तो इस वक्त वहां रात ही हो रही होगी, और उसी समय आप देखिए किस तरह से यहां पर ये टक्कर हुई है। एक फायर ट्रक, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रनवे पर दौड़ने वाला हर एक वाहन, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो विमान हो, चाहे वो दूसरी छोटी गाड़ियां हो, सब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एटीसी के कमांड पर चलते हैं ताकि कोलाइड ना हो, कहीं कोई टक्कर ना हो जाए। उसके बावजूद देखिए एयर कनाडा के एक्सप्रेस CRJ-900 के इस विमान को कितनी तेजी से मारा है उस ट्रक ने। आगे का पूरा हिस्सा टूट गया है। आगे जो पायलट का कॉकपिट था और उसके पीछे की जो आप देख रहे हैं 2-3 सीटें, वहां बहुत भयंकर इंपैक्ट हुआ है। रवि, बिल्कुल हादसा या हमला, ये सारे सवाल तो हैं ही, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। ये जो तस्वीर, जैसा गौरव बता रहे थे कि आगे आप देखिए, अगर इसके नोज को देखिए इस प्लेन को, तो वही पूरी तरह से डैमेज हुआ है, सीधे सीधे टक्कर, और बड़ी योजना थी। और साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हमला या ये जो टक्कर है, टक्कर अगर इसको कहें, ये जो टक्कर है ये कितनी भयानक टक्कर थी। रनवे पर किसी ट्रक का आना, किसी व्हीकल का आना ऐसे समय में असामान्य घटना नहीं है। हर व्यक्ति वहां पर वेरीफाइड होता है, हर व्हीकल, हर एंट्री, हर व्यक्ति के बारे में सूचना होती है, सबके मूवमेंट की प्लानिंग होती है। एयरपोर्ट्स ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, वो भी न्यूयॉर्क जैसा एयरपोर्ट। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीजें यहां हुई हैं तो ये सारे सवाल खड़े करते हैं। सवाल घूम फिर कर वही आता है, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में तनाव है, इस वक्त जो हमले हो रहे हैं ईरान में और मिडिल ईस्ट के देशों में, तब ये घटना सामने आती है। न्यूयॉर्क में आपको याद होगा कि कहा भी गया था ईरान की तरफ से, ये चेतावनी भी दी गई थी कि हम कहीं भी हमला कर सकते हैं, कहीं भी निशाना बना सकते हैं। और रवि, हमने ये खबर दिखाई थी कि ईरान ने अमेरिका में अपने स्लीपर सेल एक्टिव किए हैं। अभी हम कहीं नहीं कह रहे कि ये ईरान के किसी स्लीपर सेल का अटैक है या ईरान का स्पॉन्सर्ड अटैक है, लेकिन 100 यहूदी उस समय जब ईरान पर अटैक चल रहा हो, ये हमला बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन इसी हादसे के बीच देखिए न्यूयॉर्क एटीसी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। एटीसी अफसर लगातार ट्रक को रुकने को कह रहा है, रोकने के बावजूद फायर ट्रक नहीं रुका और उसने सीधे जाकर उस विमान में टक्कर मार दी जिसमें लगभग 100 यहूदी सवार थे। एयर कनाडा का यह एक्सप्रेस CRJ-900 विमान। अब बताइए, आपको सवाल तो आएंगे ना जहन में, आपको लगेगा ना कि आखिर ये नॉर्मल नेचुरल एक्सीडेंट तो नहीं लगता। नेचुरल एक्सीडेंट होता तो वो कहीं ना कहीं रोकता। अब या तो, और एटीसी का ऑडियो भी आ रहा है सामने, जहां एटीसी का अधिकारी कह रहे हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं रुकता। या तो उस ट्रक का संपर्क कट गया था एटी से, या तो उस ट्रक में जो लोग बैठे थे उनको सामने विमान नहीं दिख रहा था। आखिर क्या, या ब्रेक फेल हो गए थे, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही अमिताभ जी और AK श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मनीष के पास चलेंगे। मनीष, आशंकाएं बहुत सारी जन्म ले ही रही हैं, युद्ध चल ही रहा है, लोन वुल्फ अटैक का आह्वान या हर जगह एक खतरा था ही, अलर्ट जारी किया गया था, चाहे वो अमेरिकन शहर हो या अमेरिका से जुड़े या इजराइल से जुड़े कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान या कोई भी चीज हो। अब उस बीच ये हादसा होता है, ये कोइंसिडेंट कितना लगता है? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि 100 यहूदी सवार थे, रोकने की कोशिश हुई ट्रक को, ऑडियो सुनाई दे रहा है, फिर भी ये ट्रक नहीं रुकता है और न्यूयॉर्क में जाकर इस प्लेन से टकरा जाता है। बिल्कुल, देखिए मुश्किल वक्त है, हालात ऐसे हैं कि इस तरह की किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी इजराइल के लोग इसी बात से दुखी थे कि लंदन में 2 घंटे पहले इजराइल की एक संस्था के 4 एम्बुलेंस में 3 लोग आकर आग लगा देते हैं, और उसके तुरंत बाद ये खबर आती है कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर ऐसा हादसा होता है। ये प्लेन जो है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल से आती है, न्यूयॉर्क में लैंड करती है, और लैंड करने के बाद रनवे से वो
रनवे नंबर 4 से वो टैक्सी एरिया की तरफ बढ़ रही होती है, जिस वक्त प्लेन की स्पीड 21 नॉटिकल माइल्स पर आवर है, यानी कि अगर कार की स्पीड से तुलना करें तो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्लेन आगे बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत तेज़ी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर टकराती है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर है कि प्लेन का जो अगला हिस्सा है, कॉकपिट का जो हिस्सा है, उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। पायलट और जो क्रू मेंबर्स हैं उनके बारे में अभी ये कहना मुश्किल है कि जो 2 लोग मारे गए हैं क्या वो दोनों पायलट ही थे। और इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जो 70 लोग घायल हैं उसमें चूंकि यहूदी ज़्यादा संख्या में हैं, तो इसको जोड़कर ईरान इजराइल जंग से देखा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में लग रहा है कि क्या कोई ये एक बड़ी आतंकी साजिश तो नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से एटीसी की तरफ से लगातार फायर ब्रिगेड के टीम को ये कहा जा रहा था कि आप रुको, आप रनवे 4 पर आगे मत जाओ, और उसके जो ऑडियो हैं वो साफ यही जो आपने ऑडियो का जिक्र किया मनीष, ये ऑडियो ही सबसे बड़ा वो कारण है जहां ये हादसा नहीं लगता, ये लगता है कि कोई साजिश है, क्योंकि ऑडियो में बार बार कहा जा रहा है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको रुको रुको, ट्रक 1 रुको, और ट्रक 1 में 5 लोग बैठे हैं और कोई नहीं सुन रहा या सुन के अनसुना कर रहे हैं। क्या ये ईरान की साजिश है? क्या इसके पीछे ईरान समर्थित किसी मिलिशिया गुट की साजिश है? क्या कोई स्लीपर सेल है? आखिर है क्या? और इसी से जुड़े सवाल है हमारे सामने। क्या ईरान ने विमान पर अटैक करके प्रतिशोध लिया है? क्या विमान पर हमले के पीछे ईरान है? इजराइल से बदले के लिए यहूदी यात्रियों को क्या टारगेट किया गया है? एटीसी के स्टॉप संदेश के बाद भी क्यों नहीं रुका यह विमान? और अगर यह हमला तो साजिश में कौन शामिल? ये तो फिलहाल अभी एजेंसीज बताएंगी, लेकिन क्या ट्रक को विमान से टकराना साजिश है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है। प्रोफेसर सिंह, देखिए, आप इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, वो भी तब जब अमेरिका सीधे इजराइल के साथ ईरान के अगेंस्ट इस वॉर में इन्वॉल्व है और यहूदी एंगल भी आ गया है। क्या आपको लगता है कि ये अब वो जो साइड इफेक्ट्स वॉर के दिखने शुरू हो गए? देखिए, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि ये अभी जो वॉर हो रहा है वो तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, हम सब देख रहे हैं, लेकिन वॉर के जो रेमिफिकेशंस होंगे, ऐसे इंसिडेंट्स, अगर हम इसको मान के चलते हैं एक टेररिस्ट इंसिडेंट है, तो ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले समय में होते ही रहेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1988 में खुमैनी साहब ने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। 1989 में 88 में किताब लिखी गई थी सैटेनिक वर्सेस। 89 के बाद सलमान रुश्दी को 2022 में एक व्यक्ति ने 10 बार छुरा घोंपा और उनकी एक आंख चली गई, और हम सब जानते हैं। और ये आप समझ लिए उस 36 साल लगे उस फतवा को इंप्लीमेंट करने में। और ऐसा नहीं है कि वो ईरानियन IRGC का था या कोई वैसा था, एक सामान्य व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो उनके इवेंट में गया था, उसने वैसी वारदात किए। अब ऐसे वारदात पूरे दुनिया में कितने होंगे? मुझे ये बहुत शक हो रहा है कि कोई स्टेट इसको कराएगी, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स भी कराएंगे। शायद वो ट्रक ड्राइवर जो फायर ब्रिगेड का था, शायद उसी से इन्फ्लुएंस था। मैं डिटेल्स तो आप बाद में बताएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसिडेंट्स आने वाले समय में होता रहेगा। टेररिस्ट इंसिडेंट्स भी होंगे और उन पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। उसके चलते इजराइल, अमेरिका या ऐसे देश जो इस चीज से आहत होंगे, उनका पैशन और बढ़ेगा और जटिलताएं आएंगी। लेकिन ये जो वॉर चल रहा है उसका सीधा इंप्लीकेशन पूरे दुनिया में जहां जहां आबादी है पूरे देश की या वेस्ट एशियंस की, वहां ऐसे इंसिडेंट्स को कोई रोक नहीं पाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं कि कोई लोन वुल्फ इंसिडेंट है जैसे हम कहते हैं, नहीं, ये एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है अपने आप से फ्रस्ट्रेशन में, अपने बीमारी को लेकर, अपने नौकरी को लेकर। ठीक है, और वैसा इंसिडेंट ही ये रहा होगा, आप देखेंगे बाद में ये पता चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उस पैटर्न ने ही सारे सवाल खड़े किए। और देखिए, हादसे के बाद ला गार्डिया एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बंद हो गई, सभी फ्लाइट्स जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किए गए हैं। तो पहला इंपैक्ट तो जो नेचुरली है वो यही है कि इस एयरपोर्ट पर विमानों के यातायात पर प्रभाव पड़ा है और विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी फ्लाइट्स को जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। तो इस घटना के सामने आने के बाद एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है।
और एयर कनाडा के विमान में यहूदी यात्री सवार थे। देखिए, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इसको साजिश समझने का। न्यूयॉर्क के यहूदी यात्री इस विमान में थे, करीब 100 यात्री थे जो यहूदी थे, और उसी समय एक ट्रक जाके इस विमान को टक्कर मारता है। 2 लोगों की मौत की खबर है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है ये समझने के लिए, या इस पर एक सवाल उठाने के लिए कि क्या ये एक साजिश है, क्या ये एक हमला है, क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है, क्या इसके पीछे अमेरिका के दुश्मनों का हाथ है, क्या इसके पीछे ईरान के समर्थकों का हाथ है, कौन है जिसने ये किया। तो देखिए, न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर जो ये घटना हुई है उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं, साजिश की भी बात कही जा रही। हुआ क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर विमान की फायर ट्रक से टक्कर हो जाती है। वो तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं टक्कर के बाद की, और एयर कनाडा के विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, ये जानकारी भी सामने आई है। बिल्कुल, और विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ऑडियो सामने आया है जिसमें वो साफ सुनाई पड़ रहा है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेकिन ये ट्रक नहीं रुकता है। और देखिए, ट्रक नंबर 1 भी बताया गया उस ऑडियो में, जिसे रोकने के लिए कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। शक क्या है, तो विमान में सवार ज्यादातर यहूदी पैसेंजर थे। ईरानी स्लीपर सेल पर शक है, तोड़फोड़ की आशंका भी है, सैबोटाज की भी आशंका है, कुछ प्लानिंग या षड्यंत्र भी हो सकता है। सिवा सर, बहुत ही स्वाभाविक है ये प्रश्न, आपका अपना अनुमान क्या कहता है? और अगर ऐसी घटना होती है, अमेरिका की धरती पर होती है, तो ये सिचुएशन को और कितना फ्यूल करता है? देखो, सच्चाई है रवि, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं शक की घड़ी जा रही है या सुई इस तरफ जा रही है कि ये हादसा नहीं, ये साजिश है। उसकी 4-5 वजह है। देखिए, ये सच्चाई है कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये मॉन्ट्रियल से उड़ा, एयर कनाडा का। इसके अंदर 100 से ज़्यादा जो यात्री थे वो यहूदी थे, और कहीं ना कहीं ये स्लीपर सेल्स को भी मालूम है, क्योंकि जिस प्रकार से फायर ब्रिगेड का जो ट्रक है इसने हेड ऑन कोलिजन किया, इसको रोकने की कोशिश की एटीसी ने, इसके बावजूद इसने टक्कर मार दी है। ये कोई नॉर्मल रोड पे नहीं जा रहा है, ये एक एयरफील्ड पे है। एयरपोर्ट पे नॉर्मली जो है जहाँ टैक्सी हो रही है वहाँ एयरक्राफ्ट टैक्सी करते हैं। अगर कोई दूसरा अगर ड्राइव आता है तो ड्राइव को करने वाले को भी दिखाई दे रहा है कि ये हेड ऑन है। बिल्कुल, हाँ, यही तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसको एक्सीडेंट तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए उसको चौकन्ना होना था। इसके बावजूद एटीसी इसको बार बार कह रहा है कि स्टॉप स्टॉप, मगर वो नहीं रुकता और वो जाके हेड ऑन कोलिजन करता है इस एयरक्राफ्ट से, और उसके अंदर हादसे होते हैं। अब 3 चीजें हैं कि ये हो कौन सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोला कि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल जो हैं वो पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। वो अमेरिका और यूरोप जैसे हर जगह होंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ इनका ऑपरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। दूसरी बात ये भी है सच्चाई कि भाई ये जो इसके अंदर जो यहूदी थे इनको टारगेट किया जा रहा था और इनको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी नॉर्मल एक्सीडेंट होता तो आप एयरफील्ड को ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं करते, आप थोड़े टाइम में उसको खोल देते हैं, मगर इसको इंडेफिनेट टाइम के लिए न्यूयॉर्क के जो एयरपोर्ट है उसको बंद किया है। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा जनरल सिवाच। एक बड़ी खबर है जो आप कह रहे थे उसी लाइन को टो करते हुए, न्यूयॉर्क में जो हादसा हुआ है उसे आतंकी गतिविधि बताया जा रहा है। शक पहले से जताया जा रहा था क्योंकि अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल एक्टिव है। आपको इसकी कुछ डिटेल देते हैं। अमेरिका में ईरानी स्लीपर सेल सक्रिय है, ये हम लगातार आपको बता रहे थे। तेहरान से स्लीपर सेल को संकेत भेजा गया, स्लीपर सेल को आगे बढ़ने को कहा गया। अमेरिका के अहम ठिकानों पर टारगेट की आशंका है, और यह डेली मेल के हवाले से खबर है। यानी पहले यह खबर थी कि स्लीपर सेल अमेरिका में कोई बड़ा अटैक कर सकते हैं, और यह घटना उसी का एक सबूत लगती है, उसी से जुड़ी हुई लगती है। तो बिल्कुल ये सारे संकेत सवाल को मजबूत करते हैं कि क्या ये इसका कोई ईरान कनेक्शन हो सकता है। कुछ अहम जानकारियां और आपको बता दें। देखिए, अमेरिका में IRGC की गतिविधियां बढ़ी हैं। जब से ये जंग शुरू हुई तब से IRGC की गतिविधियां, उसकी एक्टिविटीज अमेरिका के अंदर बढ़ी है। इसलिए ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या इसमें ईरान का कोई हाथ है। और IRGC इंटेलिजेंस को विशेष टास्क मिला और ईरानी स्लीपर सेल को एक्टिव भी किया गया। अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। आतंकी मॉड्यूल तैयार करने के भी इनको आदेश दिए गए हैं और आतंकी घटना को अंजाम देने का भी आदेश दिया गया है। डेली मेल के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, तो मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अब क्या इस घटना के बाद अमेरिका और इजरायल में और चुनौतियां बढ़ गई हैं?
इजराइल में तो लगातार अटैक कर ही रहा है ईरान, लेकिन अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर इस तरह का कोई अटैक उसने किया है अगर तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अब और मुश्किल हो जाएगा इन हमलों का जवाब देना अपने देश के लोगों को। देखिए, ये बात तो सही है कि जब यहूदी लोग कहते हैं कि यहूदी होकर जीना आसान काम नहीं है, तो उसका एक कारण वो यही बताते हैं कि इजराइल के बाहर जिस तरह से यहूदियों के खिलाफ एक्शन होते हैं, कई बार वो इजरायली सरकार के खिलाफ जो एक्शन है वो यहूदियों के खिलाफ एक्शन दिखाई देते हैं, जिसे आप एंटीसेमाइट्स गतिविधियों के तौर पर जानते हैं। लेकिन यहाँ जो इंसिडेंट दिखाई दे रहा है तो जाहिर है कि इसकी वजह से इजराइल में मौजूद हर व्यक्ति चिंतित है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंदन में यहूदियों के 4 एम्बुलेंस को आग लगा दी उन्होंने, और वो इनके लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि वो यहूदी नेबरहुड है और वहाँ पर इस तरह की घटना घटी। अभी वो उससे संभल भी नहीं पाए थे कि खबर आई कि एयर कनाडा से जो यहूदी लोग आ रहे थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में पहुंचे ही थे कि ये हादसा हो गया। अब देखिए, दुनिया की नज़र में ये हादसा हो सकता है, लेकिन इन्हें ये बड़ी साजिश दिखती है और बहुत सारे फुटप्रिंट इसके दिख रहे हैं, क्योंकि एटीसी की तरफ से कमांड दिया जा रहा है उस ट्रक को रुकने के लिए, वो नहीं रुक रहे हैं। हो सकता है कि जो उस पर बैठे लोग हैं वो एंटीसेमाइट सेंटिमेंट से मोटिवेटेड हो और इसी वजह से उन्होंने इस तरह की घटना की है, क्योंकि जिसको जहां मौका मिल रहा है वो इजरायलियों को या यहूदियों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप कहा जाए तो दुनिया में शायद भारत अकेला ऐसा देश है इजराइल से अलग जहां पर कि यहूदी कहते हैं कि मैं सुरक्षित महसूस करता हूं, लेकिन अमेरिका में, वो भी न्यूयॉर्क में जो कि ट्रंप का होम टाउन है। लेकिन हाँ, फिर वही बात है कि 7 अक्टूबर के बाद से जब इजराइल ने गाजा में कार्रवाई की, तब से अमेरिका में काफ़ी व्यापक तौर पर जो है सो इजराइल के खिलाफ विरोध भी दिखाई देता है। और ये बहुत अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है कि जिस इजराइल के लिए अमेरिका इस वक्त जंग लड़ रहा है, ठीक उसी अमेरिका में बहुत से लोग, बहुत से संगठन इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ एक्टिविटी करते हुए दिखते हैं। मुझे खुद याद है कि मैं जब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी यात्रा के दरमियान अमेरिका गया था तो इमिग्रेशन अधिकारी ने बार बार मुझसे यही सवाल किया था कि आप इजराइल क्यों गए। तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि अमेरिका के अधिकारी को इस बात से आपत्ति है कि आप इजराइल क्यों जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अमेरिका में एक बड़ा है कि ये जो सेंटिमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो अमेरिका में देखा गया, जिसको महसूस किया गया, उसको भी ये स्लीपर सेल शायद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ये सारे अभी सिर्फ संकेत हैं, इस पर फैक्ट्स आने बाकी हैं और भी ज्यादा पता चलेगा तो पता वास्तविकता सामने आएगी कि हुआ क्या था। और देखिए, ईरान जंग के बीच निशाने पर यहूदी, लंदन की बात करें, जैसा कि मनीष भी बता रहे थे, यहूदी संगठन के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है और इत्ज़लाह के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद वहां आग लग गई। हमले के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। सीसीटीवी में दिखे हमलावर, तलाश इनकी जारी है। जिस बात का जिक्र कर रहे थे मनीष, वो देखिए, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे यहां पर आग लगी इन गाड़ियों को और अब हमलावरों की तलाश की जाए। अमिताभ सर, ये बात तो अब साफ नजर आने लगी अगर इन दो घटनाओं को जोड़कर देखें कि भाई यहूदियों को टारगेट तो किया जा रहा है। इसका एक इंपैक्ट क्या देख रहे हैं? मतलब एक जगह ये लगता था कि शायद जो है टेररिज्म को अब अपने अपने तरीके से देश हैंडल करेंगे, लेकिन 9/11 के बाद जैसे टेररिज्म को अमेरिका ने या इजराइल ने देखना शुरू किया, क्या उसी डायरेक्शन में फिर से ये जाने लगा है? और ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से वही बातें होंगी कि इस लड़ाई में या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं? देखिए, ये मैं कह रहा था कि ये तो लड़ाई है, ये एक शुरुआत है कि वेस्ट एशिया में अनिश्चितता होगी, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन पूरे दुनिया में हर राज्य में दिखेगा जहां जहां वेस्ट एशिया के या जहां जहां खुमैनी के समर्थक हैं। और वो कहां निकलेगा? जैसे जहां बहुत बड़ी सेमिटिक कम्युनिटीज़ है या ज्यूश कम्युनिटीज़ हैं, वहां निकलेगा, जो इस समय आप लंदन में दिखा रहे हैं। और ये जो एंटी सेमिटिक फीलिंग्स हैं पूरी दुनिया में, उसे नकारा नहीं जा सकता, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो फिर से सतह पर आने लगेगी। और जितने भी यहूदी या यहूदी से इजराइल से रिलेटेड इस्टेब्लिशमेंट, उन पर अटैक होंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है, मैं ये भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा। और सर, ये भी बहुत हैरानी की बात है कि वेस्ट में बहुत वोकल भी है ये सेंटिमेंट। नहीं, वोकल तो है, वो सेगमेंट बहुत वोकल है, लेकिन वेस्ट में, खासकर अमेरिका में देखेंगे, वो डेमोक्रेटिक स्पेस इन्होंने प्रिजर्व किया है। जितने भी जायनिस्ट हैं उन्होंने वो डेमोक्रेटिक स्पेस प्रिजर्व किया है। हालांकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन इनके जो डिट्रैक्टर्स हैं, जो वेस्ट एशिया के या जो ऐसे इस्लामिक संगठन जो इनका ओपोज करते हैं,
उनके लोग इन पर, आपने अभी देखा था कैनबेरा में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां की ईद सेलिब्रेशन में, वहां पर लोकल लोगों ने, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और उसके पहले हमने देखा भी है ऑस्ट्रेलिया में अटैक हो चुके हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। अमेरिका के एक और एयरबेस पर ड्रोन दिखे। B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर वाले एयरबेस पर कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए। लगातार 6 दिन तक एक साथ 15 ड्रोन दिखे। एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस थे। नियमों की वजह से ड्रोन को नहीं मारा गया, लेकिन ये ड्रोन एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस थे, यानी इनको जैम नहीं किया जा सका। एक ऐसा एयरबेस जहां पर B-52 बॉम्बर्स वहां पर रहते हैं, जो अमेरिका का सबसे घातक बम वर्षक विमान है, वहां पर अगर 6 दिन तक 15 ड्रोन एक साथ दिख रहे हैं जो एंटी जैमिंग सिस्टम से लैस हैं, दैट मींस ये भी एक बड़ा अलर्ट है, ये भी एक बड़ा यहां पर फ्लैग है। और अमेरिका में एक और एयरबेस पर ड्रोन देखा गया, जैसा कि गौरव खबर बता रहे थे। सबसे पहले आइए देखते हैं कि यह खबर है क्या। तो लुइसियाना में अमेरिका के एयरबेस पर दिखे दर्जनों ड्रोन, और बॉक्सडेल बेस पर 9 से 15 मार्च के बीच ये ड्रोन पहुंचे थे। लगातार 6 रात तक 15 ड्रोन नजर आए। यूएस बेस पर ये पहुंचे। अमेरिकी एयरफोर्स के परमाणु B-52 बॉम्बर यहीं पर तैनात हैं, इसलिए ये खबर और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अमेरिका ने क्यों नहीं मारा इन ड्रोन्स को? तो जैमिंग का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे ये ड्रोन, और अमेरिका के सख्त ड्रोन नियमों की वजह से मारने पर भी बैन है। अगर नुकसान नहीं पहुंचाया तो मारने पर पूरी तरह से रोक है। परमाणु अड्डे के ऊपर ड्रोन मार गिराने में खतरे की भी संभावना है। कुछ सवाल है, वॉशिंगटन के बाद लुइसियाना में कैसे पहुंचे दर्जनों ड्रोन, और मैकनेयर मिलिट्री बेस के पास एयरफोर्स बेस पर ये ड्रोन क्यों थे? ड्रोन कहां से आए, किसने भेजे? अब तक पर्दाफाश क्यों नहीं हो पाया? इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से क्यों नहीं साझा की गई है? क्या यूएस एयरफोर्स क्षमता की जानकारी लेने की कोशिश थी ये? और पहले मैकनेयर मिलिट्री बेस पर ड्रोन दिखे थे, जो कि व्हाइट हाउस से 4 किलोमीटर दूर है। अब तक ड्रोन को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं है। पहले मैकनेयर सैन्य बेस पर ड्रोन दिखे थे, व्हाइट हाउस से केवल 4 किलोमीटर दूर। और उसके बाद अब देखिए लुइसियाना में दिखे हैं एक B-52 जो बम वर्षक विमान है उसके एयरबेस पर। और देखिए कितना अहम है बॉक्सडेल एयरबेस, इसको भी समझते हैं। लगभग 44 B-52H न्यूक्लियर बॉम्बर यहां पर तैनात है। इसी से आप समझ जाइए कि इसकी महत्ता, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। 15,000 से ज्यादा एक्टिव और रिजर्व एयरमैन यहां पर तैनात हैं। यूएस एयरफोर्स की सबसे पुरानी बॉम्ब विंग अमेरिका की 8वीं वायुसेना का मुख्यालय है। 22,000 एकड़ या 89 किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और यूजीन हॉय बॉक्सडेल के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में पायलट थे बॉक्सडेल। और देखिए अब यहां पर ड्रोन देखे गए। सिवाज सर, कितनी चिंता की बात है ये अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि हमने डिटेल्स दे ही दी है कितना इंपॉर्टेंट है ये बेस, और यहां पर इस तरीके से ड्रोन का दिखाई देना, 1-2 नहीं 15 ड्रोन। देखो रवि, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो ये कोई डिनाई द फैक्ट नहीं है कि B-52 बॉम्बर्स हैं लुधियाना एयरफील्ड में। ये एक वन ऑफ द मेन एयरफील्ड है यूएस की, और इसके अंदर 6 दिन तक लगातार ये अगर ड्रोन देखे गए हैं और एंटी जैमिंग से लैस हैं, क्योंकि एंटी जैमिंग से लैस है तो जो आयरन बीम टाइप आप जिस प्रकार से उसको सॉफ्ट किल कर सकते हो आप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है चिंता का विषय है, और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और ये कोई सिविलियन ड्रोन नहीं हो सकता, क्योंकि सिविलियन ड्रोन में एंटी जैमिंग नॉर्मली होता नहीं है। अब बात आती है कि ये ड्रोन आए कहाँ से, कि ये ड्रोन क्या ये कहीं कनाडा से आए, मैक्सिको से आए, या कहीं बाहर से आए? मुझे लगता है कि वो चांसेस कम हैं। कहीं ना कहीं ड्रोन जो हैं ये अमेरिका के अंदर से ही आए, और ये एक और चिंताजनक है। सर कई थे, 1-2 ड्रोन नहीं थे। हाँ, वही मैं ये कह रहा हूँ, स्लीपर सेल इनके बहुत एक्टिव हो चुके हैं, और अमेरिका को झांक के देखना पड़ेगा। अपने जो सिक्योरिटी के पैनामे हैं उनको बदलना पड़ेगा। जैसे उनके पास अभी सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन है कि ये अगर भी कोई ड्रोन देखा जाएगा उसको गिराया नहीं जाएगा। मुझे लगता है इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है, और ये लड़ाई के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले। नहीं, और इसके अलावा आप समझिए सर, उससे पहले 2 जो सबसे बड़े उनके मंत्री हैं इस वक्त के सबसे अहम पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, एक वॉर मिनिस्टर हैं, एक सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के। उन दोनों के घर, जिस बेस पर रहते हैं, उन दोनों घर के ऊपर ड्रोन दिखे, और उसके बाद धड़कम मच गया। तो ड्रोन्स ने भी अमेरिका को बहुत संकट में डाल दिया है। तो मनीष,
हो सकता है कि ये 9/11 जैसा भीषण आतंकी हमला ना हो, लेकिन याद दिला दी है उसने इस हमले की। मनीष, बिल्कुल देखिए, इस वक्त जब प्लेन की जो तस्वीर सामने आई है और अभी आप उसे डिटेल में बता भी रहे थे कि अगले हिस्से को जो नुकसान पहुंचा है, तो इजराइल में और इजराइल के समर्थन के बहुत से ऐसे जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि ये महज केवल एक ट्रक और एक प्लेन के बीच की टक्कर है। पहली बात तो ट्रक और प्लेन के बीच कभी टक्कर होगी ये सुनकर ही अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ यहाँ पर हुआ। अथॉरिटी तो यही कह रही है कि फायर ट्रक और प्लेन के बीच टक्कर हुई, लेकिन प्लेन के उस फोटोग्राफ को देखिए, जिस तरह से कॉकपिट और उसका हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, या उसके बाद जो ठीक मिडिल में जो नीचे वाला हिस्सा है वो जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। अमूमन ये या तो क्रैश विजुअल्स होते हैं या फिर किसी तरह के अंदर में जो विस्फोट होता है उसके विजुअल्स होते हैं। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या उस प्लेन में कोई विस्फोटक भी रखा गया था या नहीं, लेकिन जब इस तरह की घटना घटती है तो बहुत सारी बातें सामने आती है। एक तरफ जब ये कहा जा रहा है कि क्या ट्रक में बैठे लोग मोटिवेटेड थे, जानबूझकर उन्होंने टक्कर मारी है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या इस प्लेन में पहले से ही विस्फोटक रखे थे। हालांकि ये सारी अभी कयासबाजी है, बिल्कुल तरह की थ्योरी सामने आ रही है, कई सारी चीजें आनी बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है, खासकर मेनलैंड अमेरिका की अपनी सुरक्षा को लेकर। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पर चर्चा के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।